नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। सिटी सेंटर में सबसे पहले बात करते हैं सूरजपुर की, जहां बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। सूरजपुर के चंदरपुर गांव में चार्जिंग पॉइंट पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी अचानक से फट जाने से घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। वहीं हादसे में एक युवती बुरी तरह से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। में काम करती थी। दोनों बहनों ने बीती रात सोने से पहले स्कूटी की बैटरी चार्ज होने के लिए लगाई थी, जिसमें अचानक से धुआं निकला और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। इसकी चपेट में दोनों युवती आ गई, लेकिन एक युवती बुरी तरीके से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बैटरी में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आस पड़ोस के लोग आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि गैस का सिलेंडर फटा है, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। पड़ोसियों ने घायल युवती को तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। धमाका की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जब ये जाना कि क्या हुआ वो भी समझ नहीं पाए। एकाएक उन्होंने ये पता चला कि स्कूटी में आग लगने की वजह से ही ये धमाका हुआ है, और धमाके की वजह से जो युवती थी वो बुरी तरह से जल चुकी, जिसको लेकर इन्होंने जिला अस्पताल लेकर गए और उसका इलाज जारी था। तो वहीं कुछ लोग यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे धमाका हुआ था, कि क्या क्या स्थिति बनी थी रात में। जी क्या नाम है? जी योगेश साहू सर। ये रात में क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या जानते हैं? जी बहुत अचानक से तेज से आवाज आई ब्लास्ट होने की। सभी लोग अचानक से इकट्ठा हुए तो पता चला कि यहाँ बैटरी ब्लास्ट हुआ है, और आके देखा सभी ने तो ब्लास्ट इस हद तक का था कि हर चीज यहाँ जल चुका था। शीशे फूट चुके थे और आपके दीवार और छत में क्रैक आ गए थे। युवतियों को तुरंत ही अस्पताल में रेफर किया गया, भर्ती कराया गया। किस हद तक जल चुकी है? जी एक युवती का तो पीछे का पूरा हिस्सा पूरा 70% जल चुका है। 70% बहुत ज्यादा होता है बर्निंग के केस में, बहुत ज्यादा जल चुका है उनका। अभी हालत सीरियस है थोड़ा सा। कुछ और भी लोग हैं। धमाका इतना तेज था कि क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया कि क्या किस तरह का चीज हुआ होगा? जी अपने को तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। बस मैं तो अगल बगल से लोगों को पता चला कि गैस का टंकी ब्लास्ट हुआ है, तो सामने में आकर देखने से पता चला कि गैस टंकी में ही है। तो स्कूटी ब्लास्ट होने के कारण बहुत ज्यादा तेज धमाके के साथ हुआ था। अगल बगल लोग बहुत सारे लोग आ गए थे। इसके बाद से फिर अचानक से फिर देखे कि आग का लपेटा ज्यादा हो गया है, तो फिर अगल बगल से पानी लेने के बाद आग बुझाया गया। आग बुझाने के बाद युवती को निकाला गया, फिर उनको पुनः जिला चिकित्सालय एडमिट कराया गया। बैटरी में चार्जिंग पर लगे होने पर पहले भी कई बार ऐसे हादसे सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कि बैटरी ब्लास्ट के बाद अभी हम मौजूद हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में, जहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, जो ये बताएंगे कि किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है इस तरह के व्हीकल्स को रखने के बाद बैटरी चार्जिंग के दौरान। जी क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। ये दुकान कब से संचालित है? साल भर हो गया है। ये कि जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग करने के दौरान किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत होती है, और ताकि ये दुर्घटना से बच सके। जैसे हम चार्ज लगाते हैं गाड़ी पे, तो जैसे गाड़ी चला के आ रहे हैं हम, तो तुरंत उसको चार्ज नहीं लगाना है। उसको 10 मिनट रेस्ट देने के बाद ही गाड़ी को चार्ज में लगाना है। तो जैसे चार्ज हो जाएगा 3 से 4.5 घंटा में चार्ज हो जाता है। 3 से 4.5 घंटा के बाद जब भी हम चार्ज से निकालेंगे तो तुरंत गाड़ी को नहीं चलाना है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद गाड़ी को जो बैटरी है वो ताकि हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद ही गाड़ी चलाना है 10 मिनट। और किस तरह की सावधानी, क्या रात में बैटरी को लगाकर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जी ऐसा है। जैसे हम लोग का स्कूटी में है, इसमें ऑटो कटअप चार्ज है। इसमें हम लगा के रात में ही छोड़ देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ स्कूटी ऐसा होता है जिसमें ऑटो कटअप चार्ज नहीं होता है, जिससे चार्ज में लगाने से समझ सकते हैं ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? दुर्घटनाओं से बचने के लिए वही जो हम लोग का एम्पियर स्कूटी शोरूम है, ये मेड इन इंडिया भारत कंपनी है। इसमें ऑटो कटअप चार्ज करने का व्यवस्था दिया गया है। जैसे चार्ज लगाते हैं, ये दिखाते हैं, इसमें एक फैन है। देखिए इसमें चार्ज में फैन लगा हुआ है, जिससे जो बैटरी है और ये चार्जर गर्म नहीं होगा। ये ऑटो कटअप चार्ज होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें फैन लगा हुआ है। इससे क्या बैटरी ब्लास्ट होने की संभावना कम? नहीं, इसमें बैटरी ब्लास्ट होने का संभावना ही नहीं है, 1% भी नहीं है।
तो देख सकते हैं ये थे एक्सपर्ट जो ये बता रहे थे ऑटो कटअप चार्जिंग की व्यवस्था अगर हो तो उसमें बैटरी के ब्लास्ट होने की या दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं कम होती हैं। हालांकि हम लोगों को जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग करते हैं उनको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम कब चार्ज करते हैं कब चार्ज नहीं करते हैं, और इस तरह से अगर सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटनाओं से निश्चित रूप से बच सकेंगे। पॉल्यूशन से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है और इनका ख्याल रखा जाए तो ऐसे हादसों का शिकार होने से बच सकते हैं। सूरजपुर से इमाम हसन की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का विस्तार होने जा रहा है। सरकार ने 406 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी है। इस नई योजना में वर्तमान भवन के साथ एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। देखिए ग्वालियर से एनडीटीवी संवाददाता देव श्रीमाली की खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 30 कोर्ट रूम ग्वालियर में, 30 कोर्ट रूम इंदौर में और 60 कोर्ट रूम जबलपुर में बनना है। जबलपुर में काम स्टार्ट हो गया है और ग्वालियर में और इंदौर में काम प्रारंभ होने वाला है। उसके संबंध में सारा प्लान तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने मुझे भी बुलाया था और ग्वालियर के प्लान के संबंध में मुझे जानकारी दी थी। जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ओपनिंग हुई थी उस समय भी उन्होंने मुझसे कहा था और उस संबंध में मैं जबलपुर गया था, तो मुझे जबलपुर मेरी भेंट हुई थी उनसे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि इस बिल्डिंग के लिए 406 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है। उसमें 30 कोर्ट रूम बनना है। 30 कोर्ट रूम जो बनना है, सेकंड जो गेट है, सेकंड गेट से लेके एजी ऑफिस की जो बिल्डिंग बनी हुई है, एजी ऑफिस तक इसके पैरेलल बिल्डिंग बनेगी। ग्वालियर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर में हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उस खंडपीठ में का विस्तार होने जा रहा है और 406 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि इसके लिए मंजूर की गई है। अभी ये हम हाईकोर्ट पर ही खड़े हैं, ये हमारा हाईकोर्ट है और अभी जो हाईकोर्ट है इसमें ग्वालियर चंबल से लेकर के और विदिशा तक, पूरा बुंदेलखंड से लेकर विदिशा तक के इलाके इसमें शामिल रहते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जिले इसमें शामिल हैं और लेकिन 20 साल पहले जब ये हाईकोर्ट बनाया गया था तब में और अब में बड़ा अंतर आ चुका है, इसलिए अब इस हाईकोर्ट के विस्तार का समय आ गया है। पिछले 20 दिन पहले जब मुख्यमंत्री आए थे ग्वालियर में जिला कोर्ट का उद्घाटन करने, उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हैं मलिमठ जी, उन्होंने इसका प्रपोजल मंच से ही मुख्यमंत्री के सामने रखा था और आज इसको मंजूरी मिल गई है और 406 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। अब इसको 2045 को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा और ये अब इसका एक हिस्सा जो है वो 10 मंजिल का बनाया जाएगा और इसमें 32 नए कोर्ट रूम बनेंगे। अभी जो कोर्ट रूम की संख्या है 12 से 14 के बीच में है, लेकिन उसमें 32 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे और 10 फ्लोर इसमें रहेंगे। हर फ्लोर में 6 से लेकर के 8 कोर्ट रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश का अलग से फ्लोर बनेगा और ख़ास बात यह है कि जो अभी महाधिवक्ता का चैम्बर है, उनका जो स्थान है उसको खाली करा लिया जाएगा और उसके पीछे महाधिवक्ता का एक अलग से पूरा एक फ्लोर बनाया जाएगा। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के लिए भी एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। अभी बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की जो वकीलों के बैठने की व्यवस्था है वहाँ 98 केवल ये सामने जो दिख रहा है इसमें 98 चैम्बर्स हैं जो अभी एडवोकेट्स के लिए हैं, लेकिन अब जब बढ़ाया जा रहा है तो इसमें लगभग 500 एडवोकेट्स के लिए चैम्बर रहेंगे। अभी इसका जो बिल्टअप एरिया है हाई कोर्ट का वो 10,000 वर्ग फीट का है। इसको बढ़ा के जल्दी ही लगभग जो जब ये होगा तो 87,000 वर्ग फीट में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 2045 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि ज़्यादा कोर्ट होंगे, ज़्यादा जज होंगे, तो जो पेंडेंसी है वो जल्दी निपटेगी और जो पक्षकार हैं उनको जल्दी न्याय मिल सकेगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।
ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है। यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में परीक्षा की तारीख से पहले ही पेपर खोल दिए गए। दरअसल 18 मार्च से जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन उससे 3 दिन पहले यानी 15 मार्च को परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई और परीक्षा 27 और 30 मार्च को रखी गई। लेकिन कॉलेज ने 18 मार्च यानी पुरानी परीक्षा की तारीख पर ही एग्जाम के पेपर खोल दिए, जिसका खुलासा अब हुआ है। वहीं इस बड़ी लापरवाही पर कॉलेज की तरफ से यह तर्क दिया गया कि उन्हें नई तारीखों की जानकारी नहीं थी। इसकी सूचना शाम को हमारे यहाँ नहीं ओपन हो पाई। जब वो आई थी मतलब तब तक कार्यालय बंद हो चुका था। 16 और 17 तारीख को दोनों का शासकीय अवकाश था। 18 तारीख को सुबह हम जब मेल देखते हैं तो 18 तारीख को हमारे यहाँ करीब 10 बजे से लेकर के और 2 बजे 10 बजे से बल्कि पहले से ही लाइट की कटौती थी और वो 2 बजे लाइट हमारे यहाँ आई। तो उस बीच में हम कोई नेट और उसका व्यवस्था नहीं कर पाए और हमारे यहाँ पेपर उसका खुल गया। जब हमारे संज्ञान में 2 बजे लाइट आने के बाद ये सब आया तो हमने उसको तत्काल रुकवाया। कट चुका था पेपर और विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दे दी, मतलब मौखिक भी दी और लिखित में भी दी। पेपर जो पहले खुल गया उसका जो कुलपति जी के और विश्वविद्यालय प्रबंधन के संज्ञान में मामला आ गया है। इस मामले को लेकर एक साइंस कॉलेज को स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किया गया है और उसमें जैसे जब उसका स्पष्टीकरण का जवाब आ जाएगा तो उस पर एक कुलपति जी इसको संज्ञान में लेके उसमें देखेंगे कि उन्होंने किन हालातों में किन कारणों से ये पेपर पहले खुला हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद अगर कुछ बनता है और कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो उसकी जांच कमेटी बनाकर प्रॉपर उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें निर्णय होगा वो बाद में पता चलेगा। उज्जैन के देवास रोड पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नागझेरी क्षेत्र में छापा मारकर हजारों रुपए कीमत की 1000 किलो पॉली बैग जब्त की गई। दरअसल पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध के चलते नगर निगम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले विभाग ने 20 से अधिक जगहों पर करीब 70 टन से अधिक पॉलीथीन पकड़ी है। मामले में बुधवार को नागझेरी स्थित आदर्श नगर निवासी अदनान के घर पर छापा मारकर तलाशी ली गई, जिसमें 10 क्विंटल पॉलीथीन बैग मिले। निगम टीम ने पॉलीथीन जब्त कर अदनान पर 10,000 रुपए के जुर्माने लगाए। अभी कार्रवाई जारी है, ये नहीं बता सकते कितना है। लगभग मैं समझता हूँ तब भी 1000 किलो तो होगी ये। और ये पूरी तरह प्रतिबंधित प्लास्टिक है जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बंद की जा चुकी है। पूरी अमानक स्तर की है और ये कार्रवाई निरंतर जारी होगी। निश्चित है कि अब जो है कार्रवाई इनके ऊपर जो है आगामी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि लगातार कहने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो इनके ऊपर अब वैधानिक कार्रवाई और भारी पेनल्टी आरोपित की जाएगी। छतरपुर जिले में बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी द्वारा ईशानगर कस्बे के मुख्य बाजार में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। हत्या सहित कई मामलों में फरार चल रहा है आरोपी रानू राजा। ग्वालियर के आनंद नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। कार सवार बदमाशों ने मामूली विवाद को लेकर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। राहत की बात यह रही कि घटना में युवक को चोट नहीं आई। मौजूद लोगों ने घर में घुसकर बचाव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इधर पुलिस मामले में संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। हजीरा थाना क्षेत्र में जो है फरियादी रामू उर्फ रविंद्र इसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो ग्राउंड में बैठ के शराब पी रहे थे और शराब की बात पर से विवाद हो गया था। उस पर करीब 7-8 लोग, गोलू उर्फ अंकित खटीक और उसके साथ में अन्य 7 लोग थे, उन्होंने आके उसके साथ झगड़ा मारपीट किया, गाली गलौज करी और जान से मारने की नीयत से फायर किया। उसकी रिपोर्ट पर से बलवा धारा 147, 48 और 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। गोलू और पंकित खटीक को मैं हथियार के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर जेल भेजा गया और अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया और जो बाकी के जो साथी हैं वो फरार हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में गैंगवार मामले का खुलासा हुआ है। जिले के नामली थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले 2 युवकों की लाश मिली थी, जिसकी जांच में दोनों की हत्या आपसी रंजिश
की वजह से होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 21 लोगों को आरोपी बनाया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में दोनों मृतक और आरोपियों के अलग अलग गैंग से जुड़े होने का खुलासा है। अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें जो है वो 4 लेन पे मिली थी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए प्रयास किया गया था। और साथ साथ में बांगलोर में एक क्रेटा जो गाड़ी है उसका भी एक्सीडेंट सामने आया था। दोनों घटनाक्रम को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि दोहरा हत्याकांड का मामला इसके अंदर पंजीबद्ध करके अभी 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो मृतक है केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया, इन लोगों की आपस में जो रंजिश चल रही थी, कान्हा जाट और सूर्यपाल राजपूत और अन्य लोग जो राहुल जाट और अन्य लोग हैं उनके साथ में, उसी की रंजिश को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जल्दी बाकी बचे हुए लोगों को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। पन्ना जिले में होली के मौके पर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। यहां जिले में धाम मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली, जिसमें दोनों ही पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। बीच बचाव करने आए कुछ लोग भी इस विवाद में घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की। लड़कों को मारा? हाँ। किन लोगों ने मारा? मिट्टू की लड़कन ने और ऐसे महेश ने और उन्हें काना। किस बात पे विवाद हुआ? महेश ने। विवाद किस बात पे हुआ? कच्चू पे बात नहीं है। अब हम कह रहे भाग जाओ भाग जाओ। कातू विनोद कंगा को लड़कियां लेके मार रहा हूँ मैं। छोटे लड़का को विनोद ना कातू विनोद कंगा हम कहीं भाग जाओ सोच में ना मारियो। मैं लड़का का सोच में ना मारियो, उन्हीं मिलो से हम मार दो। कैसे मारा है? का पता, हम तो देखा ही नहीं पाए, हम तो बचावे का गाय रही। मोहल्ले में 2 पक्षों में कुशवाहा परिवार में आपस में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों से 3-3, 4-4 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति गंभीर है जिसको रीवा रेफर किया गया है। दोनों पक्षों से अपराध कायम किया गया है। बताइए, जो गंभीर है उसकी आँख निकल रही है। गंभीर चोटें था जिसको फर्स्ट एड देके यहाँ से रीवा के लिए रेफर कर दिया गया था। ऐसी हवा उड़ रही वो खत्म हो गए। अभी उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसी जानकारी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जाएगा। धारा कौन है? एक तरफ से 307 का हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध है, दूसरी तरफ से साधारण धारा को मारपीट कर कोई पुराना इनका पूर्व में विवाद था जिसके कारण। इंदौर जिले में एक युवक पर बदमाशों द्वारा गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के पिता तांत्रिक क्रिया करते हैं और मुख्य आरोपी भी उनसे बच्चा होने को लेकर तंत्र क्रिया करा रहा था और इसका फायदा नहीं होने पर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हमारे पास खबर आई थी कि जो इसमें जो मेन आरोपी है महेश और सोनू, तो महेश के कुछ बच्चे नहीं हो रहे हैं और जो दीपक के पिता ने, परशुराम ने, उनको बच्चे होने का लालच देके उस तांत्रिक विद्याओं में उनको उलझा रखा था और उससे ही फ्रस्ट्रेट होके महेश ने पूरा साजिश रचा था कि अगर मुझे तुम्हारी तांत्रिक विद्या से अगर कुछ बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी जान से मार दूंगा। भोपाल के जहांगीराबाद थाना इलाके में कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई है। कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग मां के साथ बेरहमी से न सिर्फ मारपीट की बल्कि गला दबाकर जान लेने की भी कोशिश की। आरोपी मां का गला दबा रहा था और उसकी पत्नी डंडे से बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रही थी। तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची, लेकिन आरोपी मां को लेकर पत्नी सहित फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी पति पत्नी उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। आरोपी बरखेड़ा इलाके में सैलून का शॉप चलाता है। पुलिस ने आरोपियों के परिवार से संपर्क कर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इंदौर के लसूड़िया पुलिस थाना क्षेत्र में बीती रात सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी पर शक करता था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के भाई ने बताया कि घर पर पति पत्नी के विवाद की सूचना उन्हें मिली तो वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बहन का शव पड़ा हुआ था और
पति मौके से फरार था। हालांकि बाद में आरोपी पति ने खुद पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। रात को 1 बजे मेरी माताजी के पास फोन आया मेरी बहन का कि मेरे को बचा लो, ये मार रहा है। और 2-5 मिनट बाद दोबारा फोन आया मेरी भांजी का, जो छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने बोला कि पापा मम्मी को मार रहे हैं। तो हम लोग पहुंचे कि थोड़ी बहुत बात हुई होगी समझाने, तो मैं वहाँ पहुंचा जब तक वो फरार थे वहाँ से, और मेरी बहन की लाश पड़ी हुई थी। चाकू से मारा था। कुछ भी नहीं सर, पारिवारिक होगा, दारू वारू पीते, नशा करते हैं। अनूपपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां जिले में अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया। अमरकंटक मार्ग पर नून घाटी के पास ये घटना हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और दर्जनों को चोटें आई हैं। सभी लोग मरखी माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तो गाय मतलब पुल की उस पार मतलब आया, तो गाय को बचाने मतलब वो गाड़ी वहीं से फिर बहते ऐसे होते मतलब आके यहाँ पलट गया। कब पलट गया? कितने लोग उसमें थे? 17-18 लोग थे। कौन कौन घायल हुए? कितने लोग घायल हुए? 6-7 लोग घायल हुए, बहुत ज़्यादा। स्वतंत्र वीर सावरकर इन दिनों चर्चाओं में है। फिल्म के साथ ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि क्या बीजेपी इस फिल्म के माध्यम से चुनावी लाभ ढूंढ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के कई नेता फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर देखने पहुंचे। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखी। नेताओं ने इस दौरान कहा कि सावरकर ने गांधी के सामने हिंदुत्व की पैरवी की। स्वतंत्र वीर सावरकर हमारे जीवन के तो आइकॉन है, और आइकॉन इसलिए हैं कि सावरकर जी का जीवन और उनका राजनीतिक जीवन भी देश को देने के लिए रहा। दूसरी बात यह है कि जब हिंदुस्तान की राजनीति में जाति जाति खेली जा रही है, तो किस तरह उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित किया। तो फिल्म देखकर हम जैसे लोगों को लगता है कि शायद हम गलत नहीं हैं, शायद हम हिंदुत्व की राह पर चलकर सावरकर जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो ये जो फिल्म बनी है, इस फिल्म को बनाने के लिए रणदीप हुड्डा जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी का मानस परिवर्तन करेगी और सच्चाई के पन्नों को देश के सामने रखेगी। वीर सावरकर को इस देश के कुछ वर्गों ने बहुत दूसरे रूप में प्रस्तुत किया। अगर उनकी पुस्तक वीर सावरकर नहीं लिखी गई होती, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो सच जानते हैं जैसा पवैया जी ने बताया, लेकिन इस सिनेमा से जो वीर सावरकर पिक्चर आई है और उसमें जिस तरह की घटना सच्चाई बताई गई है, उसमें बहुत सारे खुलासे भी हैं, और उन खुलासों से आज इस आने वाली पीढ़ी को ये पता लगेगा कि वीर सावरकर महान थे या वे लोग महान थे जिन्हें लोग महान मानते हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी को ये पिक्चर बहुत बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सबसे डिमांड करता हूँ कि नौजवानों को ये पिक्चर देखें, और जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया है, वीर सावरकर के चरणों में श्रद्धांजलि दी है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।